भारत का सामाजिक सुरक्षा तंत्र अभी भी कमजोर कड़ी बना हुआ है। अमेरिका में अगर आप नौकरी खो देते हैं तो बेरोजगारी लाभ मिलता है। यूरोप में स्वास्थ्य सुरक्षा मिलती है। भारत में बड़ी आबादी के पास कोई सहारा नहीं है। तो जब कोई बड़ी मुसीबत आती है, कोविड जैसा लॉकडाउन या फसल बर्बाद होना या कोई पारिवारिक संकट, तो कैश ट्रांसफर उस वक्त जीवन बचाता है। यह वास्तविकता है। और दूसरी बात, कंजम्पशन से भी जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है। अगर एक गरीब घर की महिला को 1,500 रुपये मिलते हैं तो वह स्थानीय दुकान से खाना खरीदेगी, बच्चे की फीस भरेगी या कोई ज़रूरत की चीज़ लेगी। वे पैसे स्थानीय अर्थव्यवस्था में घूमते हैं। ग्रामीण मांग का अपना आर्थिक मूल्य होता है। और तीसरी बात, महिलाओं को सीधे नकद देने से उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ती है। शोध बताता है कि महिलाओं के हाथ में पैसे आने से उन्हें घर में अधिक स्वायत्तता मिलती है। वे बच्चों की सेहत और शिक्षा पर अधिक खर्च करती हैं। अब आते हैं बर्नस्टीन के उस तर्क पर जो काफ़ी ठोस और नज़रअंदाज करना उसको मुश्किल है। बात सीधी है, समस्या कल्याण से नहीं, समस्या उसके स्वरूप से है। बर्नस्टीन साफ कहता है कि कल्याण योजनाएं जरूरी हैं, लेकिन वे केंद्रित और अस्थायी होनी चाहिए। चिंता तब शुरू होती है जब ये योजनाएं स्थायी बन जाती हैं, बिना शर्त चलती हैं और चुनावी कैलेंडर के हिसाब से ढलने लगती हैं। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना देखिए, 1,500 रुपये प्रति माह। यदि इसे 1,30,00,000 महिलाओं को दिया जा रहा है तो इसमें 23,400 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का खर्च आता है और पूरे 5 साल के कार्यकाल में कुल 1,17,000 करोड़। एक अकेली योजना एक राज्य में। अब आप खुद सोचिए, इसी तरह से ना जाने कितनी योजनाएं अलग अलग प्रदेशों में चल रही हैं। बर्नस्टीन का असली डर यह है कि अगर ये योजनाएं स्थायी बन गई, बजट में एक स्थायी मद बन गई, तो सरकार के पास पूंजीगत व्यय के लिए पैसा कहां से आएगा। और भारत के लिए पूंजीगत व्यय क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अभी भी एक ऐसी उभरती अर्थव्यवस्था हैं जिसे तेजी से निवेश की जरूरत है। हमारी सड़कें, हमारा जल प्रबंधन, हमारा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा, सब में बहुत कमी है। यह अंतर पाटना है और इसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन अगर वह पैसा पहले ही ऐसी तथाकथित कल्याणकारी योजनाओं में जा चुका है तो वैसे मैं यहाँ पर इन्हें तथाकथित कल्याणकारी योजनाएं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह कल्याणकारी योजनाएं असल में जनता के कल्याण के लिए हैं या फिर राजनीतिक पार्टियों के कल्याण के लिए, यह समझना सबसे अहम है। अब हम आते हैं आंकड़ों पर। आंकड़े, संख्याएं जो बोलती हैं। अब सीधे मुद्दे पर आंकड़ों की भाषा में बात करते हैं क्योंकि वहीं से सच सबसे साफ दिखाई देता है। तो पहला आंकड़ा है 2.5 लाख करोड़ रुपए का। यही बर्नस्टीन ने अनुमान लगाया है। भारतीय राज्यों में इन सभी नकद हस्तांतरण योजनाओं का वार्षिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% है। अब 0.5% सुनने में तो छोटा लगता है, लेकिन तुलना करें, भारत का पूरा रक्षा पूंजी बजट लगभग सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 से 1% तक है। मतलब हम कल्याण योजनाओं पर उतना खर्च कर रहे हैं जो भारत के रक्षा पूंजी व्यय के आधे के बराबर है, केवल कुछ राज्यों में ही। और दूसरा आंकड़ा, कुछ राज्यों में राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2 से 3%। बर्नस्टीन ने लिखा है कि कुछ राज्यों में ये योजनाएं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2 से 3% अवशोषित कर रही हैं। इसका मतलब उस राज्य का पूरा पूंजीगत व्यय बजट सिकुड़ जाता है। एक राज्य जो सड़कें बनाने, स्कूल खोलने, नहर प्रणाली ठीक करने में पैसा लगाना चाहती थी, अब वह पहले चुनाव से पहले घोषित की गई योजनाओं को पैसा देगा। और तीसरा आंकड़ा, केवल बिहार चुनाव से पहले केवल उन कुछ हफ्तों में यह पैसा गया है। यह आपातकालीन राहत नहीं थी दोस्तों, यह सूखा नहीं था, यह चुनाव था। और चौथा आंकड़ा, 50% से अधिक राज्य। जी हां, बर्नस्टीन के अनुसार आधे से ज़्यादा भारतीय राज्यों ने ऐसी योजनाएं घोषित की हैं। यानी यह किसी एक दल की बुराई नहीं है, यह एक राजनीतिक महामारी बन गई है। एक राज्य ने घोषित किया तो दूसरे राज्य ने सोचा हम पीछे क्यों रहें, और फिर तीसरे ने भी। इस तरह एक होड़ शुरू होती है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा विकास की नहीं है, बांटने की है।